इस वक्त कौशाम्बी से बड़ी खबर, जहां पर बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सक्रिय आतंकी लजार मसीह गिरफ्तार हुआ है। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में लजार मसीह को गिरफ्तार किया गया। लजार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था। आतंकी से 3 एक्टिव हैंड ग्रेनेड, 2 एक्टिव डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्टल, 13 कारतूस और साथ ही एक्सप्लोसिव पाउडर बरामद किया गया है। गाजियाबाद के पते के आधार कार्ड और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है, जो कि गाजियाबाद के एक पता पर आधारित है। कौशाम्बी से गिरफ्तार आतंकी पंजाब के अमृतसर के कुरलियान गांव का रहने वाला है, जिसे कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जर्मनी से चलाए जा रहे बब्बर खालसा इंटरनेशनल के प्रमुख स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के संपर्क में था लजार। गिरफ्तार आतंकी 24 सितंबर 2024 को जुडिशियल कस्टडी से फरार हो गया था और तभी से ही इस शातिर की तलाश चल रही थी। बड़ी खबर है, यूपी एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है। पूरे उत्तर भारत में कई जगहों पर छापेमारी हो रही है, एटीएस की छापेमारी हो रही है, खुफिया एजेंसियों की छापेमारी हो रही है। बीते दिनों एक शख्स पकड़ा गया था जिसने बताया था कि राम मंदिर पर अटैक की आईएसआई की साजिश है, जिसके बाद छापेमारी और बढ़ा दी गई और एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा कि पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था ये शख्स, जिसका नाम लजार मसीह बताया जा रहा है और इसके पास से कई विस्फोटक सामग्रियां बरामद की गई है। 3 एक्टिव हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं, 2 एक्टिव डेटोनेटर बरामद किए गए हैं, 1 विदेशी पिस्टल, 13 कारतूस और एक्सप्लोसिव पाउडर बरामद किए गए। इसके पास से आधार कार्ड और मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जिसमें गाजियाबाद का एक एड्रेस लिखा हुआ है। गाजियाबाद के एड्रेस पर यह आधार कार्ड बनाया गया है। तो ज्वाइंट ऑपरेशन में यह सफलता मिली है। कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया है आतंकी, जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। इसका नाम है लजार मसीह। इस वक्त धारा सिंह कौशाम्बी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धारा, आपके पास आती हूं, इसके बारे में और बताएं और इस तक कैसे पहुंची एसटीएफ और खुफिया एजेंसियां, ये भी बताएं। बिल्कुल मेनका, हमारी मौजूदगी इस समय कौशाम्बी के उसी कोखराज थाना में है। मेरे ठीक पीछे इन तस्वीरों को आप देख सकती हैं, जहां पर यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस की ओर से चलाए गए ऑपरेशन में बीकेआई और आईएसआई के संदिग्ध आतंकी यहां पे गिरफ्तार किया गया, जिसे थाना कोखराज में रखा गया। यूपी एसटीएफ की ओर से लगातार यहां पूछताछ की जा रही है। यहां यूपी एसटीएफ पंजाब पुलिस जी लजार मसीह जो अमृतसर के करनियाल गांव का रहने वाला है और 24 सितंबर 2024 को ये जुडिशियल कस्टडी से फरार हुआ था, जिसके बाद से लगातार यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस की ओर से इसकी तलाश की जा रही थी। देर रात यूपी एसटीएफ को सूचना मिली, जिसके बाद पंजाब पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में कौशाम्बी के कोखराज कोतवाली इलाके में 1.5 घंटे तक ऑपरेशन चलाया गया, जहां पर इसकी गिरफ्तारी की गई। लजार मसीह बताया जा रहा है कि आईएसआई से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इसके पास से 3 एक्टिव हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं, 2 इसके पास से डोनेटर बरामद हुए। इसके अलावा भारी मात्रा में कारतूस और विदेशी पिस्टल विस्फोटक सामग्री ये बरामद हुई है। तो इसको लेकर के अब लगातार यहाँ पे इससे पूछताछ की जा रही है और जांच पड़ताल की जा रही है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा। जी धारा, ये बताएं, आप जहां पर मौजूद हैं, यहीं पर पूछताछ हो रही है इस शख्स से। कितनी देर से उससे पूछताछ हो रही है, कितनी बड़ी टीम उससे पूछताछ कर रही है और कौन कौन टीम शामिल है पूछताछ में? देखिए, यूपी एसटीएफ के अलावा पंजाब पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। लगातार यहाँ पे पूछताछ की जा रही है। रात करीब 2:30 बजे ऑपरेशन चलाया गया था। 3:20 पर आतंकी लजार मसीह की गिरफ्तारी कर ली जाती है, जिसके बाद इसको यही हाईवे से सटा हुआ है थाना कोखराज है, जहाँ पे इसे लाया जाता है और यहाँ पर इससे लगातार पूछताछ की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ यूपी एसटीएफ के जवान खुद आपको नजर आएंगे। यहाँ पे लगातार उनके द्वारा तमाम गतिविधियों को खंगाला जा रहा है कि आखिर ये कौशाम्बी क्यों आया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको किसी के द्वारा पनाह दिया गया था। तो जिस तरह से ये लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ा हुआ था, इसको लेकर के पंजाब पुलिस हो या यूपी पुलिस हो या यूपी एसटीएफ हो, लगातार तलाश की जा रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस के भी जवान आपको दिख रहे होंगे।
जो इस मामले को पूरा तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि यूपी एसटीएफ के लिए एक बड़ी सफलता है, एक बड़ी कामयाबी है जो आईएसआई बीकेआई से जुड़े इस आतंकी लजार मसीह को गिरफ्तार कर लिया है। और इसकी गिरफ्तारी के बाद से कई अहम सुराग भी सामने आ सकते हैं कि आखिर इसको कौन पनाह देता था। बताया जाता है ये बीकेआई जो वाकई बहुत सारे सवाल हैं धारा, बहुत सारे सवाल हैं। ये बताइएगा, जब इसकी गिरफ्तारी पिछली बार हुई थी, जब ये फरार हो गया था 2024 सितंबर में, तब किस मामले में गिरफ्तारी हुई थी? फरार होने के बाद ये कहां छिपा था? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? मिनका बता दें कि 24 सितंबर 2024 को जुडिशियल कस्टडी में फरार होने के बाद से लगातार पुलिस को चकमा देता रहा। तमाम खुफिया एजेंसी इसकी कहीं ना कहीं छानबीन में जुटी थी लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल कि इसके पास से जो दस्तावेज मिले हैं, गाजियाबाद के पते पर एक आधार कार्ड मिला है जिसको लेकर भी जांच एजेंसियां तहकीकात कर रही कि आखिर इतने दिनों तक इसको कौन पनाह दिया था। उस वक्त भी इसको आतंकी संदिग्ध गतिविधियों के कारण ही इसकी गिरफ्तारी की गई थी। ऐसा बताया जाता है कि बीकेआई के जो कहीं ना कहीं जर्मनी से ऑपरेट किया जा रहा है, उस गैंग के इंटरनेशनल गैंग से जुड़ा हुआ है जो आईएसआई के लिए भी काम करता था। तो ये जांच का विषय, इसको लेकर के यूपी एसटीएफ पंजाब पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। और जांच के बाद कहीं ना कहीं ऐसा जरूर है कि अब तक किसके पनाह में था, किन किन ठिकानों पर इसने फरारी काटी है, इन तमाम बिंदुओं पर भी जल्द ही यूपी एसटीएफ की ओर से खुलासा किया जाएगा। लेकिन ये वाकई बहुत ही डरावनी स्थिति है। एक तरफ तो आईएसआई, दूसरी तरफ बब्बर खालसा, और दोनों के बीच अगर सांठगांठ की तस्वीरें सामने आ रही है तो ये डराने वाली बात है। धन्यवाद धारा इस वक्त आपका पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन बहुत ही अहम ये गिरफ्तारी हुई है लजार मसीह की, और इस गिरफ्तारी के बाद अब पूछताछ चल रही है। पंजाब पुलिस भी पूछताछ कर रही है, यूपी एसटीएफ भी पूछताछ कर रही है, और इसके पास से विस्फोटक बरामद किए गए हैं। आखिर ये विस्फोटक इसके पास से कैसे आए हैं, कहां से आए हैं, क्या इसने सप्लाई किया या फिर इससे कोई और सप्लाई कर रहा था और इसको कहीं और भेजना था? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। बीते दिनों भी एक गिरफ्तारी हुई थी जो कि फिरोजाबाद से गिरफ्तारी हुई थी, और अब एक और गिरफ्तारी हुई है। तो लगातार छापेमारी का सिलसिला चल रहा है यूपी एसटीएफ का, यूपी एटीएस का, और इस तरह से गिरफ्तारियां भी हो रही है जो संदिग्ध आतंकी बताए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है लखनऊ से। लखनऊ एयरपोर्ट से तकरीबन 25 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों के साथ एक महिला गिरफ्तार हुई है। गिरफ्तार महिला थाईलैंड के रहने वाली है, नोएडा के मेहाने है, रोयडा मेहाने है इसका नाम। रोयडा मेहाने नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया गया है जो कि थाईलैंड की रहने वाली है। बैंकॉक से आई एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरी थी आरोपी महिला। केंद्रीय खुफिया एजेंसी एनसीटीसी के इनपुट पर कस्टम ने एयरपोर्ट पर कार्रवाई की। आरोपी महिला से 20 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया गया है। गांजे की तरह के इस मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर कीमत बताई जाए तो 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मादक पदार्थ को मैक्सिको में उगाया जाता है। तो बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से, जहां पर एक थाईलैंड की महिला को रोका गया है मादक पदार्थों के साथ। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। ऋषभ, इस महिला के बारे में बताएं और किस तरह का ये मादक पदार्थ लेकर आई थी? देखिए, बैंकॉक से लखनऊ की फ्लाइट में थी, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में थी। इसके बैगेज में इसने छुपा के रखा हुआ था ये जो हाइड्रोपोनिक फीड है, जिसको एक गांजे की किस्म भी बताया जाता है। और जो केंद्रीय खुफिया एजेंसी है उनके इनपुट पर कस्टम ने कार्रवाई की है। रोयडा की लिखत पढ़त में गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन एजेंसीज का ये बताना है कि वो बहुत अच्छी अंग्रेजी या हिंदी कुछ बोल नहीं पा रही, लिहाजा उससे पूछताछ में एजेंसीज और कस्टम को भी काफी दिक्कत हो रही है। और लखनऊ एयरपोर्ट पर अब तक की हुई ये सबसे बड़ी बरामदगी है। जैसा जानकार लोग बता रहे हैं कि हाइड्रोपोनिक वीड मैक्सिको में ये उगाया जाता है, और जो सबसे बड़ा दुनिया का मोस्ट वांटेड जो ड्रग माफिया जो कार्टेल है वो इसको कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ तो सबसे बड़ी अब सवाल यही है कि आखिरकार ये लखनऊ उतरी थी, लखनऊ से इसको कहाँ जाना था, कहाँ पर इसकी सप्लाई होनी थी, और कौन कौन लोग उससे जुड़े हुए हैं। ऐसे तमाम सवालों के जवाब अभी एजेंसियों को तलाशने हैं, लेकिन एजेंसीज के सोर्सेज बता रहे हैं चूंकि गिरफ्तार महिला रोयडा बहुत अच्छी तरीके से हिंदी अंग्रेजी नहीं बोल पा रही। बिल्कुल जाहिर सी बात है ऋषभ, ये तो पेडलर होगी, ड्रग पेडलर होगी, लेकिन असल में किसने मंगवाया मादक पदार्थ और कहां से हो रही है सप्लाई, ये जानना बेहद जरूरी है। धन्यवाद आपका ऋषभ इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। एक महिला गिरफ्तार की गई है, उसे पूछताछ
पूछताछ हो रही है, जो 20 किलो मादक पदार्थ के साथ पहुंची लखनऊ एयरपोर्ट पर। बुलंदशहर में लूट की घटना में फरार बदमाश से पुलिस का एनकाउंटर हुआ, जिसमें पुलिस की गोली लगने से बदमाश जख्मी हो गया। आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर 15 फरवरी को एक पशु व्यापारी से लूट की थी। आरोपी के पास से लूट के 1.5 लाख रुपए, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। फिलहाल घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। थाना पहासू में खंडाहर रोड पर एनकाउंटर हुआ। खबर प्रयागराज से, जहां पर अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ पीडीए का बुलडोजर चला है, जहां विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। और रसूलपुर मरियाडी में 25 बीघा में बने अवैध प्लॉट को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि जैद खालिद और अन्य लोगों ने मिलकर बगैर नक्शा निर्माण कराया था यहां पर, जिसके बाद प्रशासन ने यह एक्शन लिया। इस कार्रवाई को जोनल अधिकारी के नेतृत्व में कराया गया है। इधर रामपुर में एक सब इंस्पेक्टर के खुदकुशी का मामला सामने आया, जहां सब इंस्पेक्टर का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। खबर के मुताबिक थाना परिसर में अपने आवास में ही सब इंस्पेक्टर ने फांसी लगाई। पिछले 2 सालों से इसी थाने में मृतक नायब खान तैनात था। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को जानकारी दे दी है। उधर सुल्तानपुर में एक व्यापारी की आत्महत्या मामले में नया मोड़ सामने आया, जहां पत्नी ने भूमाफिया और 2 जीजाओं पर धमकी देने के आरोप लगाए। आपको बता दें, रियल एस्टेट व्यापारी नरेश माहेश्वरी की रेलवे ट्रैक पर लाश मिली थी, जिसके बाद मृतक की पत्नी चंचल माहेश्वरी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मृतक के पास से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें श्री कृष्ण सोनी को आत्महत्या का जिम्मेदार बताया गया है। साथ ही नोट में मृतक के 2 जीजा के नाम भी दर्ज हैं। पत्नी ने शिकायत में कहा कि श्री कृष्ण सोनी और दोनों जीजा रुपए की मांग कर रहे थे, जिससे तंग आकर पति ने खुदकुशी की। पैसों के लेन देन को लेकर ही इन्होंने सुसाइड किया है। इनका सुसाइड नोट भी मिला है। इनके परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर 3 अज्ञात लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करने के पश्चात जो भी एविडेंसेस हमको मिलेंगे, उस हिसाब से आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। संभल में सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने को लेकर सबूत जुटाने के लिए एसडीएम कोर्ट ने सांसद को आखिरी समय जवाब देने के लिए दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। आपको बता दें, बर्क ने दावा किया था कि बनने वाला मकान उनके नाम पर नहीं है, बल्कि पुराना है और किसी और के नाम पर है, जिसे लेकर अब तक वो साक्ष्य नहीं दे पाए हैं। नगर पालिका की रिपोर्ट में मकान सांसद के नाम पर दर्ज है, वहीं जेई की रिपोर्ट में निर्माण नया है। उनके द्वारा बार बार समय मांगा गया। जितनी बार भी उनके द्वारा समय मांगा गया साक्ष्य देने के लिए, तो हमने उनको पर्याप्त समय दिया साक्ष्य देने के लिए। पर अभी तक जिन बिंदुओं को उन्होंने स्वयं उठाया कि ये नवनिर्माण नहीं है, ना तो उसके पक्ष में उन्होंने कोई साक्ष्य दिया। दूसरा बिंदु उनके द्वारा उठाया गया कि यह मकान जो है वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम है, उसके संबंध में भी कोई साक्ष्य उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है। तो पर्याप्त समय दे दिया गया है, एक अंतिम अवसर और दिया जा रहा है, उसके पश्चात फिर उसमें हम अग्रिम कार्यवाही करेंगे। संभल में 38 पुलिस चौकियां और आउटपोस्ट बन रही हैं। 24 नवंबर को पत्थरबाजों की ओर से फेंके गए 6 ट्रॉली ईंट पत्थर से दीपासराय और हिंदूपुर पुलिस चौकी बनाई जा रही है। हिंसा वाले इलाकों में ये चौकियां बनाई जा रही हैं। सत्यव्रत पुलिस चौकी समेत महत्वपूर्ण स्थानों पर पीएससी की मौजूदगी रहेगी। जनपद संभल में कुल 38 पुलिस आउटपोस्ट एवं अस्थायी पुलिस चौकियों का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें चौकी दीपासराय, चौकी हिंदूपुरा खेड़ा, चौकी सत्यव्रत, चौकी खगूसराय, चौकी भोलेश्वर और उसके अलावा अन्य तमाम ऐसे आउटपोस्ट हैं जो कस्बा के अंदर एंट्री और एग्जिट को ध्यान रखते हैं। उसके अलावा जहां से उपद्रवियों ने
24 नवंबर को पथराव किया था, उन जगहों को भी मद्देनजर रखते हुए उनकी सुरक्षा व्यवस्था है उसको मजबूत किया गया है। जो पत्थर 24 नवंबर को उपद्रवियों द्वारा फेंके गए थे वो 6 ट्रॉलियां बाद में नगर पालिका की कस्टडी में उनके द्वारा उठाई गई थी। उन्हीं ईटा पत्थर का प्रयोग है पुलिस द्वारा चौकी दीपासराय और चौकी हिंदूपुरा खेड़ा को बनाने में पुलिस द्वारा किया जा रहा है। उसके अलावा शासन से प्राप्त लघु निर्माण का जो भी बजट है उसका भी उपयोग कर कुल 38 जगह पे आउटपोस्ट हैं ये तैयार करवाए। महाराष्ट्र से शुरू हुई औरंगजेब पर सियासी संग्राम अभी तेज होता जा रहा है। यूपी में यह संग्राम और ज्यादा हो गया है। अखिलेश यादव अबू आजमी के साथ खड़े हैं और इन सबके बीच मुगलिया सोच पर सीएम योगी समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। लेकिन सवाल है कि औरंगजेब पर बयान संयोग है या फिर प्रयोग। औरंगजेब हिंदू न्यायालय ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। उस कम्बख्त को निकालो पार्टी और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। फिल्म छावा से शुरू हुई औरंगजेब पर लड़ाई जारी है। महाराष्ट्र के साथ इसकी तपिश यूपी तक महसूस की जा सकती है। हलचल इतनी तेज है कि औरंगजेब की तारीफ करने वाले अबू आजमी पर 2 FIR हो चुका है और अब महाराष्ट्र विधानसभा में भी उन पर एक्शन हुआ है। उन्हें मौजूदा बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इनका इस सत्र के लिए निलंबन विधानसभा ने करा, पर केवल इस सत्र के लिए निलंबन करने से काम नहीं चलेगा। ये भावना पूरे महाराष्ट्र की है, देश की है, सभी क्रोधित विधायकों की है और उस कारण एक कमेटी गठित की गई है। हंगामा हुआ तो तमाम हमलों के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने अपनी सफाई दे दी। अपने शब्दों को वापस लेने की बात कही, लेकिन अपने बयान पर माफी नहीं मांगी और ऊपर से सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मैं अपने बयान को इसलिए वापस ले रहा हूँ, हालांकि मेरा बयान नहीं है, यह बयान तो हिस्टोरियन लोगों का है कि लोगों में एक आहत हो गई है, लोगों को एक गलत तरीके से मेरे खिलाफ भड़का दिया गया है, इसलिए मैं अपने बयान को अपने वापस लेता हूँ। देखिए, सरकार में बैठे हुए लोग ही तो मेरे खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। मैं एक बार उनको जरूर सूचित कर दूंगा कि मुझे बहुत गालियां आ रही हैं, अब अगर मुझे कुछ होगा तो सरकार की जिम्मेदारी। अबू आजमी के मुगलिया प्रेम पर चुप्पी साधने वाली पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने खामोशी तोड़ी और महाराष्ट्र विधानसभा में अबू आजमी के सस्पेंड होने पर विरोध जताया। अखिलेश यादव ने पोस्ट कर कहा कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो ये फिर उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। औरंगजेब विवाद में इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ का भी जवाब आया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने औरंगजेब को आदर्श माना है, ऐसे नेता को यूपी में भेजो, इनका यहाँ इलाज होगा। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। वैसे तो अबू आजमी के बयान से समाजवादी पार्टी के सहयोगी भी इत्तेफाक नहीं रखते।
विरोध के सुर उनके भी तेज हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सियासत की अपनी मजबूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबर आगरा से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में पिता और बेटे की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना पर पुलिस ने शवों को कब्जे पर लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये मामला थाना पिनाहर क्षेत्र के अर्जुनपुरा गांव का है। एक ही परिवार के 12 लोग एक ऑटो में सवार होकर त्रयोदशी संस्कार में गए थे। रास्ते में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ऑटो को टक्कर मारी, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक ही परिवार के 17 लोग सवार थे ऑटो में और 12 लोग एक ऑटो में सवार थे। त्रयोदशी के लिए जा रहे थे, कार्यक्रम के लिए जा रहे थे और तभी टक्कर होती है। ट्रैक्टर की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें पिता पुत्र शामिल हैं। जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया।